ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लैब नंबर 13 and in this lab we will perform the PID control of DC motor position and आज मैं जो है ठीक है, ये जो हमारा स्केजुअल था उसकी तकरीबन मोस्ट प्रॉबली ये लास्ट लैब है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक लैब और इसमें ऐड करूँ और उसके बाद फिर जो है हम कुछ फाइनल प्रोजेक्ट्स वगैरह की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, तो जस्ट मैं चेक करता हूँ, कुछ और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं अभी, सो आई विल जस्ट एक्सेप्ट देम कि वो आ जाएं, ज्वाइन करें। ओके, तो आई होप कि स्क्रीन सबको नज़र आ रही है एंड लैब नंबर 13 इज़ टू इम्प्लीमेंट द PID कंट्रोल ऑफ DC मोटर पोजीशन एंड PID कंट्रोल को मैं डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में इन द प्रीवियस लैब एंड एज यू नो कि जो PID है दैट इज़ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल एंड ये हमारे पास जैसे ही और कंट्रोलर्स हमारे पास सीरीज़ में लगते हैं या कंपनसेटर्स विद द प्लांट या जो आपका सिस्टम होता है जैसे कि एक DC मोटर है, वैसे ये भी सीरीज़ में लग जाता है आपके प्लांट के साथ। और फिर काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको डिटेल में समझाया था लास्ट प्रीवियस लैब में। मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि अब इसमें जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है वो हमारे पास क्या करता है जी, कि वो हमारे राइज टाइम को रिड्यूस करता है, यानी कि हमारे सिस्टम के रिस्पांस को क्विक बनाता है एंड स्टेडी स्टेट एरर इससे एलिमिनेट नहीं हो सकता। मतलब कि जो फाइनल पोजीशन हम अचीव करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम की, तो वो कम्प्लीटली इससे अचीव नहीं होती जो फाइनल स्टेडी स्टेट है, बट ये हमारा जो सिस्टम का रिस्पांस है उसको काफ़ी क्विक बना देता है। देन इंटीग्रल कंट्रोल क्या करता है कि स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट कर देता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमें एक DC मोटर को रन करना है 1500 RPM पे, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की वजह से वो बड़ी क्विकली स्पीड अप होकर 1400 RPM तक आ गई, लेकिन उसके बाद वो 1500 तक नहीं जा सकी। तो इंटीग्रल कंट्रोल जो है वो क्या करता है कि उसको हमारे पास जो हमारी मोटर है उसको उस डिज़ायर्ड स्टेडी स्टेट रिस्पांस पे लेके जाएगा। सिमिलरली अगर पोजीशन का केस हम देखें तो फॉर एग्जांपल हमने 10 रेडियंस या 10 डिग्रीज पे मोटर को हमने रोटेट करना है, उस तक लाना है, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर उसको क्विकली मूव कराएगा और जो इंटीग्रल कंट्रोल है वो उसको हेल्प करेगा कि वो उस जो 10 रेडियंस या डिग्रीज है उससे ज़्यादा ना आगे जाए या उससे पीछे ना रह जाए। एंड देन देयर इज़ अ डेरिवेटिव कंट्रोल जो कि सिस्टम में स्टेबिलिटी लाता है। अब जब आप क्विकली एक चीज़ को मूव करोगे तो उसमें डेफिनेटली ऑसिलेशंस आएंगी, ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था। तो ऑसिलेशंस को कम करने के लिए वी हैव द डेरिवेटिव कंट्रोल। एंड देन मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें जो KP, KI और KD जो कि हमारे पास गेन्स हैं हमारे PID कंट्रोलर के, तो उसको हमने देखा था। तो हमने देखा था कि जो KP था, ठीक है, जो हमारे पास जो हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक तो हमारे पास जो राइज टाइम है वो डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, सिस्टम जल्दी हमारे पास रिस्पॉन्ड कर रहा था एंड जो सेटलिंग टाइम था वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था। तो ये दो एक अच्छे पैरामीटर थे। फिर स्टेडी स्टेट एरर भी कम हो रहा था, मतलब कि जो फाइनल इसकी पोजीशन थी वहाँ तक भी वो जा रहा था, लेकिन कम्प्लीटली अचीवेबल नहीं था। और इसका जो एक नुकसान था वो हमारे पास क्या था कि इसकी वजह से हमारा ओवरशूट इंक्रीज़ हो रहा था जी, ठीक है। तो जो हमारे पास डिज़ायरेबल नहीं था कि ओवरशूट इंक्रीज़ हो जाए, तो उसकी वजह से फिर हमारा जो सिस्टम है डेफिनेटली उसकी एक तो एफ़र्ट भी ज़्यादा लगेगी और उसमें जो हमारी डिज़ायर्ड पोजीशन उससे वो आगे चला जाएगा। फिर हमने जब इंटीग्रल कंट्रोल अप्लाई किया तो उसमें अगेन राइज टाइम डिक्रीज़ किया, सिस्टम के रिस्पांस को और क्विक बनाया। जो सबसे अच्छा जो इसने काम किया वो
एक तो खैर ओवरशूट इसने सॉरी दिस ओवरशूट तो इसने इंक्रीज़ कर दिया है, सॉरी। जो अच्छा काम इसने किया है दैट इज़ कि इसने जो स्टेडी स्टेट एरर है इसको एलिमिनेट कर दिया, कि मतलब कि अब हमारे पास जो हमारी मोटर की जो डिज़ायर्ड स्पीड है या जो डिज़ायर्ड पोजीशन है वो हमें इससे मिल गई है। तो दिस इज़ द मेन आप कहते हैं कि जो सबसे मेन फोकस है इंटीग्रल कंट्रोल का, जो सबसे मतलब मेन इसका काम है वो क्या है कि इसने स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करना है, उसको ख़त्म करना है, जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वहाँ पे मोटर को लाना। और अगेन इसकी वजह से जो नुकसानात या जो डिसएडवांटेज हैं वो एक तो ओवरशूट इंक्रीज़ हो जाएगा जी हमारे सिस्टम का, और दूसरा सेटलिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक सिस्टम अगर ये देखें इस किस्म का रिस्पांस होगा तो सेटलिंग टाइम इसका बड़ा क्विक होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सिस्टम ऑसिलेट करेगा इस किस्म का उसका रिस्पांस होगा, ठीक है, तो फिर ये काफ़ी देर में जाकर जो है अपनी फाइनल पोजीशन पे आएगा। तो अब ये आपके पास ओवरशूट और फिर ये कुछ ऑसिलेशंस की वजह से हमारे पास जो सिस्टम है उसका रिस्पांस जो है वो देर से हमें उसकी स्टेडी स्टेट मिलती है, और पी और आई कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करने की वजह से रिस्पांस क्विक तो हो जाता है, लेकिन उसमें ऑसिलेशंस और ओवरशूट की वजह से वो थोड़ा सा मतलब स्टेडी स्टेट के पास आके ज़्यादा टाइम तक वो जो है वो आप कहते हो कि ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ज़रूरत आती है, ठीक है, हम नाउ वी नीड अ कंट्रोलर जिसको कहते हैं डी कंट्रोलर या डेरिवेटिव कंट्रोल, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास के ओवरशूट हमारा डिक्रीज़ हो जाता है और सेटलिंग टाइम हमारा डिक्रीज़ होता है। तो मतलब कि जो ठीक है राइज टाइम भी खैर ये कम करता है, और स्टेडी स्टेट एरर ऑलरेडी अचीव हो चुका होता है तो उसको ये कम नहीं करता। तो मीन्स के आपको अच्छा रिस्पांस, जो आपका डिज़ायर्ड रिस्पांस जो लाना है उसके लिए आपको ये तीनों कंट्रोल ज़रूरी है। तो कभी हमारे पास सिंपल पी कंट्रोलर भी यूज़ होता है, कहीं पे आई भी मतलब पी और आई एक साथ यूज़ होता है। ज़्यादातर जो आपके माइक्रो ग्रिड्स हैं, जो अगर मैं पावर की साइड पे जहाँ पे मैं अभी मेरे रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, तो माइक्रो ग्रिड्स में पीआई कंट्रोलर ज़्यादा यूज़ होता है उसके वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपका डेरिवेटिव कंट्रोल का इतना पार्ट नहीं होता। तो जो पीआई कंट्रोल है दैट इज़ मोस्टली यूज्ड इन पावर बेस्ड एप्लीकेशन, जो आपके यूपीएस हैं, जो आपके इन्वर्टर्स हैं जो कि सोलर सिस्टम के साथ लगे हुए हैं, तो इसके अंदर जो वोल्टेज कंट्रोल है या जो आपके मेन कंट्रोलर है वो पीआई पे बेस होता है। और फिर जो पीआईडी कंट्रोलर है ये ज़्यादातर आपको डीसी की एप्लीकेशन में मिलेगा, जिस तरह के जो आपने लाइन फॉलोइंग रोबोट्स बनाए थे उसमें लोगों ने यूज़ किया होगा पीआईडी कंट्रोल। एंड देन अगेन जो रोबोटिक्स की एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ये मिलेगा। एंड देन जो आज हम काम करेंगे, ठीक है, उसमें भी इसका काफ़ी रोल है जिसमें पोजीशन कंट्रोल है। अच्छा जी, ओपन लूप रिस्पांस हम देख चुके हैं अपनी प्रीवियस लैब्स में कि कैसे डीसी मोटर को हम मॉडल करते हैं और फिर इसके पैरामीटर्स हम एंटर करते हैं, फिर इसका एक रिस्पांस हम बनाते हैं ओपन लूप रिस्पांस, ठीक है। और जो ओपन लूप रिस्पांस होता है मैं क्विकली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम प्रीवियस लैब्स में ये कर चुके हैं। एंड जो ओपन लूप रिस्पांस है उसमें हमारे पास क्या होता है कि डिज़ायरेबल कंट्रोल नहीं होता, बस हम इनपुट उसको दे रहे होते हैं और आउटपुट पे पोजीशन चेंज हो रही होती है, जो मैं पोजीशन कंट्रोल की अभी बात कर रहा हूँ। तो ओपन लूप में जस्ट हम उसको इनपुट देते हैं और पोजीशन चेंज होती है, किसी जगह पे ये रुकता नहीं है। फिर हम पीआईडी कंट्रोल जब इसमें लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी मदद से फिर हम इसकी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब अगेन प्रीवियस टाइम की तरह पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो इसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, देन हम इसमें पी कंट्रोलर को ज़्यादा करेंगे, पी का गेन उसकी हम आउटपुट देखेंगे, फिर हम आई को हम ज़्यादा करेंगे, उसका हम आउटपुट देखेंगे, एंड देन हम डी कंट्रोलर को ज़्यादा करके उसका गेन ज़्यादा करके उसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है। और फिर हम एंड में जो ऑप्टिमाइज़र है वो भी हम यूज़ करेंगे।
तो ये अब सारी चीज़ें हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्पीड कंट्रोल के लिए किया था, आज हम पोजीशन कंट्रोल पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो क्लास की स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी हो गई है, 15 लोग हमारे पास हैं। अच्छा, तो मैं मैटलैब पे चला जाता हूँ एंड मैटलैब पे अगर आप देख लें तो वही जो प्रीवियसली हमने बनाया था सिस्टम वही मेरे पास है जो लास्ट टाइम हमने बनाया था, और हमने डीसी मोटर स्पीड का मॉडल उसमें यूज़ किया था। तो अब अगेन आपको पता है कि स्पीड के मॉडल को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम आउटपुट पे एक और जिस तरह आपने देखें एक इंटीग्रेटर लगा हुआ है एक्सेलरेशन को स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए, जब हम इसके साथ एक और इंटीग्रेटर लगाते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास पोजीशन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगेन इस मॉडल में चेंजेस कर लेता हूँ और इसको मैं अब बना देता हूँ, ठीक है, पोजीशन। तो इसी को एक ही इंटीग्रेटर कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहीं पे मैं पेस्ट कर दूँगा और जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ये मॉडल काफ़ी दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आई होप कि अभी तक तो आप सबको ये आ गया होगा बिल्कुल कि यहाँ पे हम क्या हम जो है इसको कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है और फिर ये नीचे मैकेनिकल है। ठीक है, तो अगेन बाय एडिंग अनदर इंटीग्रेटर इन स्पीड विद द स्पीड मॉडल ऑफ डीसी मोटर हम क्या कर सकते हैं, उससे आउटपुट पे पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे मैं इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ, स्पीड से अब मैं इसको कर दूँगा पोजीशन। ठीक है, नाउ जो PID कंट्रोलर था, ठीक है, वो कैसे कहाँ से मुझे मिला था मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि आप लाइब्रेरी में चले जाएं सिमुलिंक की, और फिर इसमें आपके पास जो PID ब्लॉक है वो आपको कंटिन्यूस लाइब्रेरी में मिल जाएगा। तो जस्ट वेट कि ये ओपन हो जाए। अच्छा जी, तो ये देखें कंटिन्यूस में आप आ जाएं तो यहाँ पे ये जो PID कंट्रोलर है ये आपको मिल जाएगा। और बाकी अगेन आपको पता है स्टेप का ब्लॉक हमें सोर्सेज से मिलता है, ऐड को यहाँ सब्ट्रैक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और स्कोप आपको सिंक से मिल जाएगा। तो ये काफ़ी हम ज़्यादा इस पे काम कर चुके हैं, तो प्रीवियस जो लैब्स हैं अगर कोई अभी बिल्कुल किसी ने इस पे काम नहीं किया तो प्रीवियस लैब्स आप देख कर और बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हो। अच्छा जी, तो PID कंट्रोलर के अंदर ये तो हमारी प्रीवियस वैल्यूज़ हैं जो हमने सेट की थी, लेकिन अभी हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो हमने देनी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम देंगे और जो जब आप कंट्रोलर लगाते हो तो उस टाइम जो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो P इसका 1 है, I भी 1 है, डेरिवेटिव कंट्रोल इसका 0 है और जो फ़िल्टर है वो 100 है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो वैल्यूज़ थी हमारी वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की। ठीक है, तो ज़रा पीछे चले जाते हैं और ये देखें कि ये वैल्यूज़ अब हम मेंशन करते हैं। आप इसको स्क्रिप्ट फाइल में भी कर सकते हो, मैं जस्ट कमांड विंडो में भी कर सकते हो। अगर न्यू स्क्रिप्ट फाइल आप बना लें तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं एंड जस्ट ये वैल्यूज़ यहाँ पे आप दे दें। ये ख्याल अगेन आपने रखना है, जिस तरह प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ कि जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे देनी हैं तो उसका ये ज़रूर ख्याल करें कि जो सिमुलिंक का मॉडल है उसमें आपने ये वैल्यूज़ कैपिटल लेटर्स में दी हैं, अपर केस में दी हैं या लोअर केस में दी हैं। तो मतलब ये केस सेंसिटिव है, जो आपके वर्क स्पेस में जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तो दीज आर ऑल केस सेंसिटिव, और अगर मतलब आर कैपिटल है तो वो आप एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और जो स्मॉल आर है उसको आप एक अदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो जस्ट मैं इसको रन कर देता हूँ एंड यू सी कि अब मेरे पास यहाँ पे जो कमांड विंडो है, ठीक है, इसमें ये वैल्यूज़ आ गई हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वर्क स्पेस है
इसमें हमारे पास ये वैल्यू सेव हो गई हैं। जो स्लाइड्स हैं इसमें के को एक ही वैल्यू दी गई है 0.01, लेकिन जो मेरा मॉडल था उसमें मैंने के ई और के टी को अलग अलग डिफ़ाइन किया था। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, जो कि के ई हमारे पास क्या है जी, कि ये हमारे पास बैक ई एम एफ कांस्टेंट है। ठीक है, बैक ई एम एफ कांस्टेंट का ये मतलब है कि मेरे पास कितनी स्पीड पे कितना बैक ई एम एफ जनरेट होगा। ठीक है, अगर 1 आरपीएम है तो उसके लिए 0.01 वोल्ट्स का बैक ई एम एफ जनरेट होगा। इसी तरह के टी क्या है जी, ये टॉर्क कांस्टेंट है। ठीक है, टॉर्क कांस्टेंट क्या होता है कि मेरे पास कितने एम्पेयर्स पे कितना टॉर्क मोटर जनरेट करेगी। तो अब 0.01 का ये मतलब है कि अगर मेरी मोटर को मैं 1 एम्पेयर करंट दूंगा तो आउटपुट पे इसका टॉर्क 0.01 आएगा। और ये डिफरेंट हो सकता है सारी मोटर्स के लिए, मतलब कोई भी मोटर आएगी उसके अपने ये स्पेसिफिकेशन होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ये सेम होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बैक ई एम एफ कॉन्स्टेंट है और जो टॉर्क कांस्टेंट है इसकी वैल्यू सेम होती है, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। जिस तरह इस वक्त दोनों 0.01 हैं, तो इसी वजह से आप दोनों को एज अ के, अब आप इसको भी के लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल के, और इसको भी के लिख सकते हो। तो अब दोनों वैल्यूज़ आपके पास जब दोनों के हो जाएंगे तो दोनों को फिर आप एक वेरिएबल से असाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन खैर मैंने तो अलग अलग किए हैं, तो आई विल जस्ट कीप इट डिफरेंट। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, साथ साथ अपने मॉडल को सेव भी किया करें, बिकॉज ये जो वैल्यू, मतलब ये जो सिमुलिंक है, ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई लो एंड प्रोसेसर है तो उसमें हैंग भी हो सकता है। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसका रिस्पांस देखना है। जिस टाइम हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोल 1 है, प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव कंट्रोल 0 है, और इंटीग्रल कंट्रोल 1 है। ठीक है, सो लेट्स सी, हमने इनपुट जो इसको दिया है दैट इज़ अराउंड, ठीक है, 1 हमने इसको इनपुट दिया है, तो मतलब इट मीन्स कि हम चाहते हैं कि ये 1 रेडियन पे ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि टाइम हमने यहाँ पे कम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें इस सिमुलेशन को, तो तकरीबन ये 50, ठीक है, 50 टाइम्स स्टैम्प से चला है, नहीं 350 जो है इसका टाइम स्टैम्प है। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, 350 कर देता हूँ, मतलब 350 सेकंड्स आप इसको कह लें। तो ये देखें जी, तो अभी भी स्टेबल नहीं हुआ। ठीक है ना, तो अगर हम इसको और, तो मतलब अभी रिस्पांस जो है हमारा वो स्टेबल नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जो तरीका है ट्यूनिंग का, एक तो आपके पास डेफिनेटली जो हमारा गेन होता है, मतलब जो ऑटोमेटिक ट्यूनिंग का इसमें एक ऑप्शन है, उससे आप कर सकते हो। और एक और तरीका है जिसमें आप क्या करते हो कि पी आई और डी कंट्रोलर को आप ऐसा ऐसा ज़्यादा करते हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने अब हिट एंड ट्रायल मेथड पे पी को 30 कर दिया है। ठीक है, जब मैं पी को 30 करूँगा तो मैं मतलब पहले 10 करूँगा, फिर 20 करूँगा, फिर 30 करूँगा, और देखूँगा कि मेरा डिज़ायर्ड रिस्पांस मुझे कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ इसको, और अपने जो प्रोपोर्शनल है गेन है इसको 30 कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रोपोर्शनल गेन को ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनल गेन को मैं ज़्यादा इस वजह से कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 350 सेकंड्स काफ़ी ज़्यादा टाइम है इसको स्टेबल होने में, और उसके बाद भी ये स्टेबल नहीं हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि मेरा राइज टाइम कम हो जाए, कि मतलब स्टडी स्टेट के करीब ये आ जाए और कम टाइम में ये आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से मैं प्रोपोर्शनल गेन को ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो इसको मैं अब ज़्यादा कर दूँगा, और यहाँ पे मैं ज़रा देख लेता हूँ कि कितना टाइम मैंने इसको दिया था सिमुलेशन को। तकरीबन 15 सेकंड्स मैंने इसको दिए हैं, तो अब मैं अपना टाइम करके कम करके 15 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको एक दफ़ा मैंने रन किया, एंड नाउ यू कैन सी कि जो सिस्टम का रिस्पांस मेरे पास 350 सेकंड्स के बाद भी जो है वो नहीं आ रहा था, स्टेबल नहीं हो रहा था, या स्टेडी स्टेट पे नहीं आ रहा था, वो विदिन
15 सेकंड्स अब मेरे पास स्टेबल हो गया है। तो मतलब अब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ने क्या किया है मेरे लिए कि मेरा जो राइज टाइम है उसको कम कर दिया। लेकिन अगर आप देखें इस रिस्पॉन्स को जूम करके, होप कि मैं इसको जूम कर सकूं, ठीक है। तो ठीक है, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं हुआ 1 पे। अगर ये देखें, आपको मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने अब जूम कर दिया, तो 1 से ऊपर है जी, ठीक है। अब एग्जैक्टली हमारे पास ये 1 पे नहीं आया है, तो मतलब कि अब इसमें स्टेडी स्टेट एरर जो है इस वक्त वो मौजूद है। अब स्टेडी स्टेट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है आपका जो आउटपुट है, यहाँ जो रेफरेंस वैल्यू है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब फिर मुझे अब अपना जो आई कंट्रोलर है उसको ज़्यादा करना होगा, ठीक है। वो जस्ट इस वक्त जस्ट वो 1 है, तो इसको हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, तो तभी आपका रिस्पांस जो है वो और क्लोज़र आता जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यार ये जो रिस्पांस मेरे पास आ रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है, तो बस ठीक है, फिर आप इसको यहीं पे रखें, मतलब 1 के काफ़ी करीब ये है। तो अगर आप समझते हैं कि यार ये रिस्पांस एक्सेप्टेबल है तो फिर आप डी को ज़्यादा ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा ये रिस्पांस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप डी को आई को आप ज़्यादा करते रहें, ठीक है। आई को आप जितना ज़्यादा करोगे तो फिर उतना ये स्टेडी स्टेट की तरफ आता जाएगा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह लाना चाहते हो, ठीक है। अब ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आता जाएगा। ओके, देन अब डी कंट्रोलर की बारी आ गई जी। डी में अब हमने क्या करना है, डी की वजह से अब हम इसकी स्टेबिलिटी इसमें लाएंगे, यानी कि जो इसके जो ओवरशूट इसमें आ रहा है, ठीक है, उसको हम कम करेंगे। तो डी कंट्रोलर को मैंने 5 पे सेट कर दिया है और अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें, जो ओवरशूट है वो मेरा कम हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये देखें स्टेडी स्टेट की तरफ ही आ रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है। तो अब हम टाइम भी ज़्यादा इसको दे देते हैं, 30 तक इसको रन कर देते हैं, एंड यू विल सी के ये देखें आप, ये हेयर यू गो, ठीक है, कि ये तकरीबन ये देखें अब बिल्कुल 1 पे आ गया। अभी बहुत थोड़ा सा इसमें एरर है, बहुत थोड़ा सा एरर है, ठीक है। नाउ दिस इज़ आप जिसको कहते हो कि हिट एंड ट्रायल का मेथड है, और आप इसमें सिमुलेशन में ख़ुद जाके आप वैल्यूज़ पी, आई और डी की कम ज़्यादा करते हो। देन देयर इज़ अनदर मेथड कि जो हमारे पास है ट्यून का मेथड, ठीक है। अब ट्यून, जब आप पीआईडी कंट्रोलर पे जाओगे और ट्यून पे आप क्लिक कर लोगे, तो अब क्या होगा जी कि ऑटोमेटिकली आप इसको फिर एडजस्ट कर सकते हो, और इसकी वजह से आप एक्यूरेट जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़र है, जो प्रीवियस जो हमारे पास मैटलैब थे जो कि 2010 और उससे पहले वाले वर्जन्स थे, तो उसमें ये फ़ीचर नहीं था। 12 मैंने इतना यूज़ नहीं किया, आई डोंट थिंक कि 12 में भी है, लेकिन जो 16A मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ये फ़ीचर है, एंड इट्स अ वेरी आप कहते हैं कि यूज़फुल फ़ीचर, और इसकी मदद से आप बिल्कुल एक्यूरेट जो पीआईडी का रिस्पांस है वो आ सकता। तो अब पीआईडी का रिस्पांस एक्यूरेट लाने की मतलब क्या वजह, हम सिर्फ पीआईडी हम बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं जी, ठीक है, और अपने रिस्पांस को ला सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन की वजह से क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपका जो कंट्रोलर है वो एफिशिएंट हो जाता है। मतलब जब आप ये गेन ज़्यादा करते हो ना, पी या आई या डी गेन आप जितना ज़्यादा करते हो उतनी आपकी कंट्रोल एफर्ट लगती है, और जितनी ज़्यादा कंट्रोल एफर्ट लगेगी उतना ज़्यादा आपका सिस्टम जो है वो पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। और फिर बैटरी आपकी सिस्टम की जल्दी जो है वो एग्जॉस्ट होगी। इसके अलावा जब आपका सिस्टम ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो फिर उसमें जो आईसीज़ हैं या जो मोटर्स लगी हैं उस पर भी वेयर एंड टियर ज़्यादा आएगा, तो उसकी रोबस्टनेस हमारे पास कम होगी। तो ऑप्टिमाइज़ करने का यही मकसद होता है ताकि हम अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाएं। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो डॉटेड पोर्शन है, ये जो ब्लॉक रिस्पांस है ये आपको बता रहा है, और
जो इस वक्त आपको मिल रहा है, और जो ट्यून रिस्पॉन्स है ये आपको इस लाइन की शक्ल में मिल रहा है। तो अगेन जस्ट लाइक वी डिड फॉर स्पीड, तो ऊपर आपके पास जो एक नॉब है दैट इज़ फॉर टाइम, मतलब आप अगर अपने रिस्पॉन्स को स्लो करना चाहते हो या अपने रिस्पॉन्स को क्विक करना चाहते हो तो देयर यू गो, यू कैन डू इट, ठीक है। एंड देन देयर इज़ अनदर नॉब ओवर हेयर जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम को, ठीक है, एक एग्रेसिव बना सकते हो, मतलब कि जल्दी से रिस्पॉन्ड करे। और अगेन एग्रेसिव बनाने में कंट्रोल एफर्ट ज़्यादा लगेगी और इसमें वेयर एंड टेयर होगा। या फिर आप ऑन दी अदर हैंड इसको रोबस्ट बना सकते हो। रोबस्ट में आपके पास क्या होगा जी कि आपका जो सिस्टम है वो उसमें वेयर एंड टेयर कम होगी, ठीक है, और बड़ा अच्छा जो है इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अब ये देख लें, अगर आप इसको दोनों को आप एक, मैं कहते हैं कि मतलब दोनों का एक ट्रेड ऑफ है, मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको आप क्लिक कर लें, फिर आप जब क्लिक करेंगे अपडेट ब्लॉक को, तो जब आप अपडेट करेंगे तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो जाकर ये देखें, तो ये देखें ट्यून हो गया, ऑटोमेटिकली इसने ट्यून कर दी, ठीक है। और फिर आप इसको जब रन करोगे तो आपको एक डिज़ायरेबल रिस्पांस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें अब आप एक डिज़ायरेबल रिस्पांस आपको मिल गया। सो दिस वाज अबाउट द PID कंट्रोलर। इसके बाद इसकी जो लैब टास्क है वो हैं हमारे पास 2 लैब टास्क हैं, ठीक है, जिसमें एक आपके पास क्या है जी कि इसी पोजीशन के लिए आपने ओपन लूप रिस्पांस लाना है। सब कुछ आपको दिया गया है, जस्ट आपने क्या करना है, इनपुट वोल्टेज आपने ID3 कर लेना है, और इनपुट वोल्टेज आपको पता है हम कैसे देते हैं कि जो स्टेप है इसमें जाके ये जो फाइनल वैल्यू है ये हमारा इनपुट वोल्टेज होता है। तो अगर आपकी ID का आखिरी जो नंबर है वो 7 है तो आप इसको 7 कर दें, और फिर क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है आउटपुट पे भी आपको जो रिस्पांस है तो वो 7 पे जाके स्टेबल होगा, ठीक है, मतलब 7 रेडियंस पे रुकेगा। देन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस भी आपने अपनी ID3 रखनी है, और डिज़ाइन कंडीशन क्या है जी कि 1 रेडियन पर सेकंड हो स्टेप रेफरेंस, यानी कि जब मैं स्टेप में इनपुट पे 1 दूं तो आउटपुट पे 1 रेडियन पर सेकंड आ जाए। इसी तरह जिस तरह भी मैंने 7 दिया था तो आउटपुट पे 7 रेडियन पर सेकंड आ गया था। सेटलिंग टाइम लेस देन 1 सेकंड हो, कि मतलब लेस देन 1 सेकंड के अंदर ये स्टेबल हो जाए। अब ये जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है लेस देन 1 सेकंड है हमारा, लेकिन ये लेस देन 1 सेकंड में नहीं हुआ, ये 5 सेकंड्स में हमारे पास यहाँ, बल्कि समवेयर बिटवीन 5 to 10 ये स्टेबल हुआ है। तो आपने कंट्रोलर को ऐसे सेट करना होगा कि ये इस टाइम में स्टेबल हो जाए। एंड देन ओवरशूट लेस देन 9% हो, लेस देन 9% तो ये है डेफिनेटली, ठीक है। ये भी आपने देखना है कि अगर आपका रिस्पॉन्स 100 फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट है तो वो 109 से ऊपर ना जाए, ठीक है, ये जो आपकी जितना ये ओवरशूट इसका आता है। और स्टेडी स्टेट एरर लेस देन 1% हो, मतलब कि जो इसको जो पोजीशन दी जा रही है कि जहाँ पे तुमने स्टेबल होना है तो विद इन 1% उसके हो, जिस तरह अगर 100 है तो 99 पे हो या 101 पर हो। देन जो लैब टास्क 13.2 है उसमें आपने जस्ट डिस्टर्बेंस ऐड करनी है इसी ब्लॉक के साथ, और उसके ऊपर PID कंट्रोल अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स टेक द अटेंडेंस, एंड फिर मैं आपसे पूछ लूँगा कि जो आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अटेंडेंस का मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एंड 23 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो जस्ट मुझे ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेने होंगे आज क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, और मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे अब सेमेस्टर आ रहा है एंड की तरफ तो लोग जो हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। अच्छा जी, तो अब ये एक बंदा और आ गया है तो मुझे दोबारा से, अच्छा आतिफ़, तो आतिफ़ अगर इसमें है तो, अच्छा आतिफ़ इसमें नहीं थे तो मुझे दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना होगा। अच्छा जी, मीनवाइल मैं आपसे पूछता भी जाता हूँ कि
अगर कोई क्वेश्चन हो, लेकिन पहले अटेंडेंस ले लूँ, क्योंकि जब आप लोग बात करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो बात कर रहा होता है वो ऊपर आ जाता है। अच्छा, 1 मिनट तो फ़ैल, 1 मिनट ये जस्ट मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद फिर ठीक है। जी तो फ़ैल आप बोलें जी। जी, ये क्लास कैजुअल है 11:20 के ऊपर, लेकिन लास्ट टाइम मैंने कुछ मेरा काम था, इस वजह से मैं 9 बजे इसको स्केड्यूल किया था। एंड आज भी मैं 11:20 पे लेना चाह रहा था, लेकिन जो कर्नल अशफाक सर हैं तो उन्होंने मुझे कहा है कि 11:15 उन्होंने कोई क्लास अरेंज की हुई है ना, तो इस वजह से फिर मैंने जो है इसको सर की रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट क्या, बस वो हमारे टीचर हैं, उन्होंने कहा है तो मैंने 9 बजे रिस्केड्यूल कर दिया। वैसे वैसे ये टाइम जो है वो, हाँ हाँ, बस ये है कि अब हम ये तो हमारी तकरीबन एक लैब ही रह गई है, और इससे पहले जितनी, मतलब ये जो आखिरी 2 लैब्स हैं इसी में जस्ट ये टाइम जस्ट 9 बजे हुआ है, वरना इसके अलावा तो मैं वही 11:20 पे क्लास ले रहा था। और एक लैब हमारी रहती है इसके बाद, और उसके बाद डेफिनेटली हमारे जो मिनी प्रोजेक्ट का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा ना। तो बस ये है, अब मैं डेफिनेटली, अब कर्नल साहब सीनियर हैं तो जो वो कहेंगे तो डेफिनेटली हमें उसको ओबे करना होगा। तो इस वजह से ज़रा सा टाइम जो है मैंने ज़्यादा इसको अर्ली कर दिया, क्योंकि सर ने कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि वो 11:15 पे वो क्लास ले रहे हैं। अच्छा जी। अ, ठीक है, बस देखें आप लोग असाइनमेंट जमा करें, और जो लैब टास्क है वो आप सबमिट करेंगे तो फिर मैं उसके हिसाब से फिर अटेंडेंस वगैरह एडजस्ट कर लूँगा। और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ये अटेंडेंस जो हम ले रहे हैं शायद इससे आपके मार्क्स अफेक्ट होंगे, लेकिन मैं उसमें यही देखूँगा कि जिसने ज़्यादा क्लासेस अटेंड की हैं जिन लोगों ने, तो उनको मैं सबको एक जैसे मार्क्स दूं, और जो लोग बिल्कुल ही गायब हैं या जो कभी एक क्लास में आ गया तो डेफिनेटली उनके नंबर में काटूंगा। बाकी अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो 10 में से 8 क्लासों में है, 2 में नहीं है, तो उसको मैं इतना अफेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली इंसान है, कोई ना कोई काम होता है या जो भी है। अच्छा जी, तो अभी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग पूछ लें मुझसे। और जो लोग लेट आए हैं, अभी ये जिस तरह नोमान आ गए हैं तो इनकी भी मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बस आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मिनी प्रोजेक्ट हैं वो मैं फ़ाइनल के लिए जो मिनी प्रोजेक्ट हैं उनको मैं अभी असाइन कर दूंगा इसी वीक में। और नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा भी असाइनमेंट, मतलब इस वीक में मैं करके, और फिर इन द नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी तो उसमें मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि जी किस तरह करना है, क्या करना है, मतलब जो क्वेश्चन होंगे वो फिर आप पूछ सकेंगे। अच्छा जी, नुमान कह रहे हैं जी मैं अभी उठा हूँ, कोई बात नहीं नुमान, कोई मसला नहीं है। तो जस्ट मैं लैब ये रिकॉर्डेड भी आपको अपलोड कर दूंगा, और आप फिर वहाँ पर जाकर और इससे में जो भी मसले मसाइल हैं वो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ख़ुद इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो बस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अगर नेक्स्ट क्लास भी मोस्ट प्रॉब्ली इसी टाइम होगी, क्योंकि सर ने मेरे ख्याल से जो अशफाक साहब हैं उन्होंने वो 11:15 पे आप लोगों के साथ अपनी क्लास अरेंज कर दी है। तो यही 9 बजे ही बस इंशाल्लाह हम लेंगे नेक्स्ट क्लास भी।
ठीक है जी, ठीक है अनस जी। हमज़ा जी जी। हमज़ा इस वक्त तो किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी जो वायरस जो है उसकी वजह से ही, मतलब जो जिस तरह जिस रेट से वो स्प्रेड हो रहा है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ सेफ़ कि अगर हम ज्वाइन करें ना, क्योंकि अभी जो कोऑर्डिनेटर ऑफिस थे वो भी इन्होंने कहा था कि हम मंडे से खोलेंगे, जो कल का जो दिन गुजर गया है। लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त वायरस की और फिर पेट्रोल अगेन उसकी जो है वो एक किल्लत सी पैदा हो गई है। तो उसको देखते हुए जो है ना इस वक्त इन्होंने क्या किया है कि उसको देखते हुए अभी जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है वो कल ओपन नहीं हुई, मतलब कि जो ओपन होनी भी थी, कल जो ऑफिसेज ओपन होने थे तो वो भी ओपन नहीं हुए। तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सेमेस्टर भी जो है वो हमारा जो है ना, मतलब जो फाइनल भी है वो भी मुझे लग रहा है कि इसी तरह ऑनलाइन ही होगा। ठीक है वो कर दें। अच्छा देखें मैंने, जी 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 जी। अच्छा मैंने देखें एक और लिंक मैंने यहाँ पे डाला है, मैटलैब का ये डाउनलोड लिंक है, और ये वेबसाइट है गेट गेट इन, ये है अगेन गेट इन टू पी सी, हाँ getin2pc.com है, और इसका मैंने ये लिंक डाला है और इससे बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको वो क्रैक वगैरह का भी इशू नहीं आएगा। तो ये मैंने एक नया लिंक डाला है, देख लें 3 जून को मैंने डाला है। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, अगर मैं, चलें इधर ही रहे क्योंकि ऊपर फिर हमारे वो लैब वगैरह हैं, थर्ड सेकंड नंबर पर ही आपको नज़र आ रहा है। जी जी जी, गूगल क्लासरूम में मैंने ये लिंक डाला है, और इसमें देख, जी 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 बिल्कुल। और ये वेबसाइट है, मुझे सर इब्राहिम ने ये बताई थी, और बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसके अंदर आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, इवन जो लेटेस्ट 2020 का वर्जन है वो भी इसमें है। तो लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप 16A यूज़ करें। 16A मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये हर एक मतलब जो Core i3 या Core i5 है उस पर आराम से चल जाता है। और जो 20 का वर्जन है वो ज़रा फिर आपको उसके लिए Core i5 या Core i7 चाहिए होगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अगर कोई, वेलकम जी वेलकम, कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। अटेंडेंस मैंने लगा दी है, मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि जिन लोगों की अटेंडेंस है यहाँ पे शो हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप जूम करके फिर ज़रा देख लें। अगर किसी की अटेंडेंस नहीं है तो वो मुझे बता दे, और जिनके नाम इसमें हैं तो वो लोग जा सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी इशू हो रिगार्डिंग एनी ऑफ द लैब, तो आप यहाँ पे जो लैब मैं पोस्ट करता हूँ तो इसके कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, एंड आई विल रिस्पॉन्ड। और फिर हम एक मीट सेशन भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा इश्यूज़ हों तो। जी 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 इस्माइल, ठीक है जी, ठीक है। मोहम्मद इस्माइल, दो मोहम्मद इस्माइल हैं, हाँ बिल्कुल। एक में, एक की तस्वीर में फूल आ रहे हैं और एक की तस्वीर में तस्वीर आ रही है। ठीक है, सही है, बस वो मैं कर दूँगा। ठीक है जी, ठीक है, सही है। ओके जी, वेलकम। वेलकम जी, वेलकम जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।